नमस्कार दोस्तों, 18 जनवरी के न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत है। तो पहला जो न्यूज़ है आज वो है राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव 2024-25। कौन सा नाट्य महोत्सव? तो विज्ञान नाट्य महोत्सव कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मनाया गया है। तो मेन बात क्या है का राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव ये कहाँ हुआ है? 24-25 वाला दिल्ली में हुआ है। तो ये है, एक याद रखना। अगला है 900 मेगा वाट का अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना। तो अपर का जो अपर कर्णाली है, तो कर्णाली नदी है वो नेपाल वाली। तो 900 मेगावाट अपर कर्णाली जो जल विद्युत परियोजना है भारत और नेपाल के बीच है। भारत की तरफ से साझेदारी किसने करी है? तो IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो डेवलपमेंट एजेंसी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट वाली। उसके बाद सतलज जल विद्युत निगम। उसके बाद है GMR एनर्जी लिमिटेड। और नेपाल की तरफ से जो है नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने के संयुक्त जो उद्यम है उसने इस पे समझौता किया है। तो अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना पूछा जा सकता है, तो हमें क्या याद रखना है? नेपाल के साथ है। तो किसके साथ है? नेपाल के साथ। दूसरा आ सकता है कौन कौन शामिल है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड शामिल है और सतलज वाली है, GMR है। इधर से नेपाल जल विद्युत है। परियोजना का विवरण देखें तो 900 मेगावाट है, तो काफी बड़ी ये परियोजना है। तो 900 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है। बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर पे जो मॉडल है उस पर निर्भर है। अब ये होता क्या है? बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, चार टर्म है। सबसे पहले देखते हैं बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे ये डैम है, ये बना दिया, बिल्ड कर दिया, या रोड बना दी, कुछ बना दिया, बिल्ड होता है। बिल्ड के बाद है ओन। ओन मतलब वो उसे क्या रखेगा? तो वो जैसे कंपनी ने बनाई वो उसके ही अधिकार में रहेगी, तब तक वो ऑपरेट करेगा उसे। अब ऑपरेट करेगा अगर, तो ऑपरेट पे जैसे टोल टैक्स मिलेगा तो टोल मिलेगा, या और कोई टैक्स मिलेगा वो उसे इकट्ठा करेगा। उसके बाद है ट्रांसफर कर देगा। जैसे मान लो ये योजना तो 25 वर्ष की है, तो 25 वर्ष तक जो कंपनी डेवलप करेंगी जैसे ये, वो उनको अपने पास रखेंगी, और जब तक वो उसे टोल टैक्स वगैरह और अन्य टैक्सों से, रोड टैक्स से वो उसकी वसूली करेंगी जितने वो बना होगा, और उसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाएगी, या अगर देश का है तो उस देश को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये देखा हमने। अगला है सौर ऊर्जा संचालन के लिए स्किल बैन है। तो ये बैन दिख रही है, स्किल वाली बैन है। यही जयंत चौधरी जो है मंत्री, उन्होंने इसे स्किल बैन को क्या किया है? लॉन्च किया है, मतलब संचालित किया है। तो नई दिल्ली से इसे किया गया है। किस लिए है? तो स्किल है। तो स्किल कैसे दी जाएगी? जो वंचित समुदाय होगा, तो वंचित समुदाय तक डिजिटल और वित्तीय साक्षरता पहुंचानी है। तो डिजिटल और वित्तीय साक्षरता किस तक? वंचित समुदाय के लिए। तो यही पूछा जाएगा, स्किल बैंक किस लिए है? पहली बात, सौर ऊर्जा से संचालित है, उससे जरूरी है किस लिए है? तो वंचित समुदायों तक है। स्किल के लिए डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए या गरीबी के लिए। वंचित समुदायों को डिजिटल डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के लिए है ये। अगला है सीहोर जो मध्य प्रदेश में, वहां पे मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान बना है। तो यही बस इतना है कि मानसिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ बना है? सीहोर में। दिव्यांग और वरिष्ठ के लिए यहाँ पे दो विशेष केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। एक प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र है, प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र, और क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है। तो दिव्यांशा केंद्र और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, और यहाँ पे कहाँ? सीहोर में। उसके बाद है RINL। RINL का मतलब क्या हुआ? जो ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, तो इस्पात निगम लिमिटेड है, उस वो भारत के इस्पात की महत्वपूर्ण कंपनी है। तो इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। जो नेशनल ये कंपनी है अपनी आयरन वाली, उसका पुनरुद्धार, ये है कहाँ की स्थापित? तो आंध्र प्रदेश की है। ये कंपनी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश में। तो RINL को पैकेज दिया जा रहा है 11,000 करोड़ के। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है सिंगापुर। तो सिंगापुर के साथ 60 वर्ष हमारे पूरे हुए हैं संबंधों को। तो इस वजह से सिंगापुर के अपने द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति जी हैं, और सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थरमन सनमुगरत्नम द्वारा इसका क्या किया गया? लोगो का अनावरण किया गया। लोगो। लोगो क्या है? उस लोगो में क्या है? भारत और सिंगापुर के झंडों के रंग, दोनों के रंग है। जैसे इसमें फूल में सा कुछ है, इसमें कई हरा भी है और सफेद, ये सारे रंग हैं भारत के झंडे का और सिंगापुर के झंडे के। उसके बाद है भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और ऑर्किड जो सिंगापुर का राष्ट्रीय पुष्प है, उनके साथ 60 अंक का शामिल, मतलब 60 का अंक शामिल है। तो इसमें 60 वर्ष हो गए, तो ऐसे 60 वर्ष शामिल है। 60 लिखा होगा बीच में, जैसे बर्थडे में लिखा रहता है, तो वैसे ही है। 60 लिखा होगा, इधर उधर फूल रहेगा, ऐसे ऐसे। तो ये अब सिंगापुर के सिंगापुर में भारतीय कितने निवास करते हैं? तो लगभग 4 लाख भारतीय, जो वहाँ की जनसंख्या का 9%, जो निवासी जनसंख्या का 9% है। उसके बाद है भारत सिंगापुर
संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत में एफडीआई जो आता है, विदेशी पोर्टफोलियो, विदेशी वाला निवेश, वो एफडीआई जो आता है डायरेक्ट, जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सबसे अधिक कहाँ से आता है? सिंगापुर से ही आता है। कितना है? 11.7 बिलियन डॉलर है वो। और हमारी हालांकि आयात में अच्छी चीज हुई है कि हमारा आयात कम हुआ है, निर्यात ज्यादा हो गया है। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट कुछ पूछता है सिंगापुर के साथ आयात कम हुआ है पिछले वर्षों में, निर्यात बढ़ा है, तो ये बात सही है। पर तब भी अगर हम आयात देखते हैं, तो चूंकि एफडीआई इतना आता है, तो आयात हमारा कितना है? 21 बिलियन के आसपास है, जबकि निर्यात 14 है। तो ये रहेगा। और उसके बाद है सिंगापुर से एफडीआई प्राप्त हुआ ही है। जो बड़नगर है गुजरात में, कहाँ पे? अगर ये गुजरात का मैप है, ये कच्छ वाला एरिया, तो इधर की तरफ जो दिख रहा है ये है बड़नगर। तो यहाँ पे विश्व स्तरीय पुरातात्विक एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो बस यही पूछेगा, पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? जैसे हड़प्पा वगैरह की यहाँ कई सारे अवशेष मिले हैं यहाँ गुजरात में, तो वैसे ही अवशेषों के लिए एक बड़नगर में विश्व स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो 2500 वर्ष पुराने इस जो जितना भी इतिहास मिला है, सब यहाँ पे रखा गया है। तो वो है। अगला है टीवी गोपाल कृष्णन को आर के श्रीकंठन ट्रस्ट अवार्ड मिला है। तो टीवी गोपाल कृष्णन, तो गोपाल कृष्ण को कंठ वाला अवार्ड मिला है, आर के श्रीकंठन ट्रस्ट अवार्ड मिला है। तो विजेता है टीवी गोपाल कृष्ण। ये कौन से? मृदंग वादक हैं, मृदंग वादक, और समारोह में इन्हें मिला है श्रीकंठ अवार्ड। अगला है सीआरपीएफ की, जो सीआरपीएफ उसे संसद की कार्यवाही मतलब सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया। अब जैसे हमने देखा था पिछली साल संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, अंदर घुस गए थे, तो पार्लियामेंट्री ड्यूटी एक ग्रुप हुआ करता था, वही उसकी सिक्योरिटी करता था संसद के लिए। पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप था, इसे अब भंग कर दिया गया है। इसे भंग कर दिया गया है, और इसकी जगह जो सिक्योरिटी दे दी गई है संसद की, वो उसे दे दी गई है सीआईएसएफ को। तो सीआईएसएफ को सिक्योरिटी दे दी गई है संसद की। तो ये हुआ। अगला है सिखारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे मेन न्यूज है वो ये है कि सिखारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ? तो ये कहाँ मिलेगा हमें? ये मिलेगा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो उत्तर में हम चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश इंपोर्टेंट याद रखना, हिमाचल प्रदेश में ये मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा? शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे जानवर वगैरह कहीं रहते ही हैं। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो इको सेंसिटिव जोन भी है, उसे बढ़ा दिया गया है आकर, मतलब आकार इसमें। तो इको सेंसिटिव जोन का आकार बढ़ा दिया गया है, तो 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया गया है। और ये सब 72 के अधिनियम के तहत होता है, वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम था। क्योंकि पर्यावरण के ज्यादातर जो प्रावधान है वन्यजीव के संरक्षण के, वो इसी अधिनियम के तहत लाए जाते हैं। अगला है कुछ सम्मानित किया गया है व्यक्तियों को नेशनल इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से, तो फेलोशिप से। तो नेशनल इंडियन साइंस एकेडमी फेलोशिप है, उससे सम्मानित 4 व्यक्ति हैं। एक तो सुधा मूर्ति है, जो अभी संसद राज्यसभा सांसद भी हैं, लेखिका भी हैं, और मेन बात है इन्फोसिस की पूर्व अध्यक्ष भी हैं। और जो ऋषि सुनक थे, ब्रिटेन के जो अभी पीएम रहे थे ऋषि सुनक, उनकी ये सास भी हैं। तो इन्फोसिस है कि ये पूरा है सुधा मूर्ति। दूसरा है एन आर नारायण मूर्ति। एन आर नारायण मूर्ति है इन्फोसिस के सह संस्थापक। तो ये दोनों लोग, इन्हें मिल गया है दोनों लोगों को, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति को। दूसरा है नंदन नीलेकड़ी और कृष्ण गोपाल कृष्णन, इन्फोसिस के ये भी सह संस्थापक है। और राजेंद्र सिंह, जो राजेंद्र सिंह का मेन नाम है, क्योंकि तरुण भारत संघ के संस्थापक हैं, और ये जल संरक्षण कार्यक्रम के सबसे बड़े भारत के जाने माने हस्ती हैं। तो जल संरक्षण पे कभी भी मेंस में लिखना हो या कभी भी, तो ये सबसे बड़े व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ इनका है, और जल संरक्षण के ये कार्यकर्ता हैं। तो सुधा मूर्ति और एन आर जो नारायण मूर्ति है, ये दोनों लोग तो पति पत्नी, इन्हें मिला है। और नंदन नीलेकड़ी और कृष्ण गोपाल कृष्णन को मिला है ये कौन सा? साइंस वाला अवार्ड है। अगला है डेविड लिंच, जो फिल्म निर्देशक थे, उनका निधन हो गया है, बस इतना याद रखना, डेविड लिंच का निधन हो गया है। यूपी में एमएसएमई और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो दो चीजें, दो न्यूज हैं। एक है यूपी में कहा गया है कि जो एमएसएमई है, एमएसएमई वाला है, वो उनके लिए क्या होगा, एक रुपे कार्ड बनाया जाएगा, रुपे क्रेडिट कार्ड। तो यूपी सरकार ने क्या किया है, बैंकों से एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि 55 दिनों तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जा सके इन लोगों को, छोटे लोग मतलब छोटे जो बिजनेस चला रहे हैं उन लोगों को, ताकि वो जैसे सामान खरीद सके, मजदूरी किराया इनका भुगतान कर सके 55 दिनों की कार्यशील पूंजी के लिए। अगला जो मेन इसमें था, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान भी चला दिया गया है। तो 24 जनवरी 2050 से ये शुरू होगा, अभी शुभारंभ हो रहा है। 25,000 युवाओं को कर्ज वितरित किया जाएगा इसी के तहत। तो युवा उद्यमी जो कार्यक्रम है 24 जनवरी से स्टार्ट होगा। और यूपी दिवस पर, 24 जनवरी क्या है यूपी दिवस, तो उस पर 25,000 युवाओं को कर्ज वितरित किया जाएगा।
हर साल 1 लाख युवा और 10 सालों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। इसके बाद है न्यूनतम इसकी पात्रता क्या होगी, तो अगर पूछा जाएगा युवा उद्यमी बनने के लिए पात्रता भी है, बिल्कुल है। एट्थ पास होना चाहिए और एज होनी चाहिए 21 से 40 के बीच में, तो एट्थ कम से कम पास होना चाहिए युवा उद्यमी बनने के लिए। अगला है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का संग्रहालय। तो प्रेरणा स्थल का संग्रहालय एक पहले बना था संसद में भी पिछले साल, अब क्या है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में गोमती नगर के तट पर एक प्रेरणा स्थल संग्रहालय बना है। तो कहाँ पे, गोमती नदी के किनारे लखनऊ में। इसमें होगा क्या, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े लोग हैं जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी में मेन है, जो अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन लोगों की जुड़ी यादों को रखा जाएगा। तो प्रेरणा स्थल जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश में गोमती नदी पे और कहाँ पे, लखनऊ में बनाया जा रहा है। 38वां राष्ट्रीय खेल जो हो रहे हैं वो उत्तराखंड में हो रहे हैं, क्योंकि अभी जीता है, जब कोई जीत जाएगा तो उसके बाद वो अवार्ड वगैरह होते हैं, गोल्ड कैसे मिला। अभी तो केवल इतना है कि उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। कौन से, 38 में। अंडर 19 जो महिला वर्ल्ड कप अब स्टार्ट हो रहा है आज से, तो ये कहाँ हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है। तो मलेशिया की लोकेशन हम देखते ही हैं, जैसे ये इंडोनेशिया हमने पढ़ा था, इंडोनेशिया के ऊपर ये एरिया है मलेशिया, और हमने कल की वीडियो में ही सिंगापुर देखा था, ये नीचे सिंगापुर है। ये पूरा मलेशिया, और मलेशिया दो आइलैंड पे है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ मलेशिया। तो मलेशिया दोनों आइलैंड पे आधा आधा है। तो मलेशिया में क्या हुआ, अंडर 19 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए हैं। तो अंडर 19 कौन सा, महिला वर्ल्ड कप है, जो ये है। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2025, सुपर स्वच्छता लीग इसमें एक स्टार्ट करी गई। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, तो आवास और शहरी तो गंदे होते हैं, तो उनमें स्वच्छता है। तो स्वच्छता का सर्वेक्षण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने चलाया है। 9वां ये इनका सर्वेक्षण है। इसके तहत एक नई लीग शुरू करी गई है, नया है तो पूछा जा सकता है, सुपर स्वच्छता लीग। इसमें क्या होगा कि कौन इसमें भाग ले सकता है, मतलब कौन चुना जाएगा सुपर स्वच्छता लीग में, जिसने पिछले 3 सालों में कम से कम 2 वर्ष में शीर्ष जो 3 में रहने वाले 12 शहरों को शामिल किया गया है। तो हर साल जो 3 टॉप में रह रहे हैं उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। कम से कम 2 वर्षों में जो ऐसे टॉप पे रहे हैं, तो उनमें से ऐसे लगभग 12 शहरों को निकाला जाएगा। उसके बाद है जो अब इस बार जो मेन है वो है श्रेणी, बड़े शहर होते हैं 3 से 10 लाख वाले, उनमें नोएडा श्रेणी में आया है, प्रमुख शहर है। और जो इंदौर, सूरत और मुंबई है, नवी मुंबई, ये 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले, मिलियन प्लस सिटी जो कहलाते हैं, 10 लाख से ज्यादा संख्या वाले, उनमें जो सुपर स्वच्छता लीग में प्रमुख शहर है इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, और बड़े में नोएडा है जो 3 से 10 लाख वाले में। ये देखा। उसके बाद है आर्थिक वृद्धि, अब वर्ल्ड बैंक की आ गई है, तो डेली हम देखते हैं किसी ना किसी एक संस्था देती है, तो इन्होंने 6.7 के आसपास कहा है। उसके बाद है H1 वीजा। तो अमेरिका में जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति जाता है, तो एच वन वीजा वन बी जो होते हैं वो दिए जाते हैं, मतलब जैसे जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए ऐसे लोग जाते हैं ना, तो ये है वहाँ पे निवास करने के लिए। तो विशेष व्यवसाय की परिभाषा, मतलब इसमें संशोधन किया, मेन बात है ये थोड़ा लचीले कर दिए गए हैं। भारत से संबंध अच्छे हैं तो लचीले क्यों, क्योंकि H1 वीजा, जो एच जो H1B वीजा है उसमें धारक में 70% तो भारतीय होते हैं, तो 23 में 70% भारतीय थे, तो भारतीयों को ही सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इनमें लचीला कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, वीजा की अवधि बढ़ने में आसानी हो जाएगी। इससे भारतीय जो पेशेवर जॉब वगैरह पे जाते हैं उन्हें क्या होगा, थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो पूछा जाएगा H1B वीजा है वो कहाँ से संबंधित है, अमेरिका से। क्या उसमें हुआ है, तो अच्छी चीजें हुई हैं, थोड़ी राहत दी गई है। दूर संचार मंत्री जो अपने सिंधिया ने लॉन्च किया है क्या, संचार सारथी ऐप। तो संचार सारथी ऐप लॉन्च किया है सिंधिया ने। तो इसमें क्या है, इसमें मोबाइल चोरी हो जाए, साइबर अपराध हो जाएंगे, उनकी शिकायत आसानी से दर्ज करी जा सकती है। साथ ही ऐसे कॉल आ जाती है, संदिग्ध कॉल या SMS, उनकी रिपोर्टिंग भी करी जा सकती है। तो संचार सारथी ऐप है, तो इस ऐप को, मतलब अच्छी ऐप है, तो इसमें देख सकते हैं इसके बारे में कि संचार सारथी ऐप, जैसे आजकल हो ही रहा है साइबर अपराध और उन सब की, तो आप भी इसमें शिकायत कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 जो स्टार्ट हो रहा है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड मतलब जो वाईफाई लगते हैं, तो ब्रॉडबैंड तो 2030 तक इसका लक्ष्य क्या है कि 2,70,000 गांव में ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वाईफाई वाली है,
जमीन में बिछती है तो वो ऑप्टिकल फाइबर विस्तारित की जाएगी लगभग 2,70,000 गांव में। तो ये है। और ग्रामीण संस्थानों में कनेक्शन भी इससे 90% में देने, जैसे आंगनवाड़ी, स्कूल, पंचायत होने, इनमें भी ब्रॉडबैंड लग जाएगा। उच्च गति वाला गांव में मिलेगा, जैसे 100 Mbps की स्पीड वाला मिलेगा। अगला है बेंगलोर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हुआ है। अब बेंगलोर में हुआ है, मेन बात है, दिल्ली में नहीं है ये कहाँ है? बेंगलोर में। दिल्ली में तो पहले से ही ये दूतावास तो कई शहरों में आजकल खुलते हैं। तो बेंगलोर में अमेरिकी दूतावास खुलना है। भारत ने भी कहा है कि हम भी लॉस एंजल्स में अपना दूतावास इस साल खोलेंगे। तो ये हुआ है। पोम्पई में देखें तो पोम्पई कहाँ है? इटली में है। अब इटली हम जानते ही हैं, इटली कहाँ है? अफ्रीका के ऊपर जो यूरोप है, यूरोप में ऐसे करके नीचे की लोकेशन है इटली की। तो इटली में एक पोम्पई शहर है, जो लगभग 1000 साल पहले क्या हुआ था, यहाँ पे एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, पूरा दब गया था ये ज्वालामुखी के कारण। तो इटली के पोम्पई शहर में 2000 साल पुराना एक स्नानागार मिला है, ऐसा ऐसा ही कुछ है। तो स्नानागार मिला है, और इसमें मोजेक से सजा, मतलब पूरा सजा हुआ स्नानागार मिला है। तो कहाँ से? पोम्पई। पोम्पई कहाँ है? इटली का एक रोमन शहर है, और लगभग 2-2,500 साल पुराना है। चीन की जनसंख्या लगातार तीसरे वर्ष गिरावट आई है। मेन है कि चीन हुआ, जापान हुआ और साउथ कोरिया हुआ, इन सबकी जनसंख्या में गिरावट आ रही है लगातार। तो चीन में लगातार तीसरी वर्ष गिरावट आई है। तो ये पूछा जा सकता है। अगला है कुंभ मेला का ऐतिहासिक कुछ अभी चल ही रहा है। तो इलाहाबाद कुंभ मेला पहले लगता था माघ मेला, फिर क्या सोचा गया, माघ मेले को विस्तारित कर दें। तो जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, मतलब जो उस क्षेत्र के थे, उन लोगों ने माघ मेले को ही विस्तारित रूप दे दिया, और यही बन गया कुंभ मेला। तो माघ मेला पहले हुआ करता था, उसका विस्तारित है कुंभ मेला। फिर 18वीं सेंचुरी में हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, इन मेलों में विस्तार हो गया। तो हरिद्वार जो प्रयागराज वाला एरिया, नासिक और उज्जैन में मेलों का विस्तार हुआ। हमेशा से नहीं था सब जगह पे, 18 सेंचुरी में हुआ था। उसके बाद है कुंभ मेले को राष्ट्रवादी गतिविधियों में भी यूज किया गया था। यहाँ पे स्नान हुआ, कई सारी चीजें हुई, तो राष्ट्रीयता, जो स्वदेशी आंदोलन के समय इसका महत्व बढ़ गया था। ऐसे ही लॉर्ड कैनिंग ने भी कहा था कि इलाहाबाद में जो धार्मिक मामले होते हैं उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे अब से, 1858 में कहा था। ऐसे ही मैग्ना कार्टा भी कहा था कुछ लोगों ने कि ये मतलब अच्छी बात है ऐसे। तो 1858 में इलाहाबाद में कैनिंग ने ये किया था। अगला है स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिलक ने भी इसमें प्रचार प्रसार किया था, और बाद में ये होता ही रहा था। प्रयागराज के बारे में बात करें, क्योंकि अभी प्रयागराज चर्चा में चल रहा है, तो 1867 में हाई कोर्ट बना था, 67 में। और 87 में यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी थी। तो 67 में हाई कोर्ट और 87 में यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम फेमस चल रहा है, जेम्स लोचफील्ड। लोचफील्ड ने ये कहा था, प्रारंभ में कुंभ मेला, जो कुंभ मेला है वो हरिद्वार वाला कुंभ मेला हुआ करता था। बाद में ये जो इलाहाबाद, प्रयागराज हुआ, नासिक हुआ, उज्जैन, ये सब बाद में फेमस हुए। पहले कौन सा केवल हुआ करता था? हरिद्वार का मेला। तो ये हमने 18 जनवरी का करंट देखा आज।